ठीक है। Sendas purchase Ramchandra. When there is a joint purchase by two purchaser and one of them is a minor, it was held by the court that vendor could enforce the contract against the major purchaser and not the minor. सर इसका मतलब क्या है? सर फॉर एग्जाम्पल दो लोग, एक मेजर एक माइनर दोनों मिलके ना एक वेंडर के पास जाते हैं। एक किसके पास जाते हैं? एक वेंडर के पास जाते हैं कुछ कुछ एसेट्स खरीदने के लिए। सुनो एग्जाम्पल ध्यान से सुनो। ए और बी ए और बी ए और बी दोनों दोनों क्या करते हैं ना, जॉइंटली किसके पास जाते हैं? एक 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 वेंडर के पास जाते हैं। क्या खरीदने के लिए? कुछ एसेट्स खरीदने के लिए। और ये लोग जो एसेट्स खरीदते हैं ना, वो उधारी में खरीदते हैं। ए और बी दोनों साथ जॉइंटली जाते हैं, जॉइंट परचेस करने के लिए जाते हैं, जॉइंटली जाते हैं किसी एक वेंडर के पास। वहां से जाके वो एसेट्स खरीदते हैं, लेकिन एसेट जो है ना वो उधार में खरीदते हैं। एसेट्स जो किस में खरीदते हैं? ये लोग उधार में खरीदते हैं। एसेट किस में खरीदते हैं? ये लोग उधार में खरीदते हैं। ठीक है ना। अब कहानी क्या हुआ ना, उधार में इन्होंने एसेट्स खरीदा। ड्यू डेट जब आया, जब पेमेंट करने की ड्यू डेट आई ना, इन्होंने पेमेंट करने की जिस दिन ड्यू डेट आई थी उस दिन उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, पेमेंट ही नहीं किया उन्होंने। ठीक है। अब अगर पेमेंट नहीं किया तो वेंडर को तो भाई पेमेंट चाहिए, है ना। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है, ये वेंडर जो है ना, ये किसके पास जाएगा? ये किसके पास जाएगा? ए के पास जाएगा या बी के पास जाएगा? ए जो है ना माइनर था और बी जो था वो मेजर था। ए माइनर था, बी मेजर था। ए माइनर था, बी मेजर था। दोनों जॉइंटली शेयर्स खरीदने के, सॉरी, दोनों जॉइंटली वेंडर के पास कुछ एसेट खरीदने के लिए जाते हैं और एसेट्स ये लोग उधारी पे खरीदते हैं, क्रेडिट पे खरीदते हैं। किस पे खरीदते हैं बेटा जी? क्रेडिट पे खरीदते हैं। डिफॉल्ट कर दिया इन्होंने पेमेंट करने के लिए। अब वेंडर जो है ना वो किसके पास जाएगा रिकवरी के लिए? ए के पास जाएगा या बी के पास जाएगा या फिर दोनों के पास जाएगा? ए के पास जाएगा, बी के पास जाएगा या फिर दोनों के पास जाएगा? कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था? कोर्ट ने जजमेंट दिया था, इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट वेंडर कुल एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द मेजर परचेजर एंड नॉट द माइनर, अगेंस्ट द मेजर परचेजर एंड नॉट द माइनर। It was held by the court that vendor could enforce the contract against the major purchaser and not the minor. वेंडर जो है ना माइनर के पास नहीं जा सकता है। उसको अगर पैसे चाहिए, रिपेमेंट चाहिए, पैसे चाहिए, तो किसके पास जाएगा? वो हमेशा मेजर के पास जाएगा। तो when there is a joint purchase by two purchaser and one of them is a minor, it was held by the court that vendor could enforce the contract against the major purchaser and not the minor. ठीक है, मेरे साथ ही याद करो। It was held by the court that vendor could enforce the contract against the major purchaser and not the minor. Vendor could enforce the contract against the vendor could enforce the contract against the major purchaser and not the minor. वेंडर किसके पास जाएगा पेमेंट के लिए? वेंडर पेमेंट के लिए, वेंडर जो है ना वो पेमेंट के लिए किसके पास जाएगा? मेजर के पास जाएगा, वो माइनर के पास नहीं जाएगा। इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट वेंडर कुड एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द मेजर परचेजर एंड नॉट द माइनर। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन बना दिया है आप लोगों के लिए, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ए एंड बी टुगेदर परचेस ए मशीन ऑन क्रेडिट फ्रॉम टी एंड ए कंपनी। टी एंड ए एक कंपनी है, इसमें ए और बी टुगेदर जाते हैं, जॉइंटली जाते हैं और एक मशीन खरीदते हैं क्रेडिट में। दे बोथ डिफॉल्टेड टू मेक पेमेंट ऑन ड्यू डेट। दोनों ने ना डिफॉल्ट किया है पेमेंट करने के लिए, ड्यू डेट के दिन पे पेमेंट करना था, दोनों ने डिफॉल्ट किया। ए माइनर था, बी मेजर था। ए माइनर था, बी मेजर था। कैन टी एंड ए कंपनी रिकवर मनी फ्रॉम ए एंड बी? ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर क्या होगा आप लोगों को फटाफट से इसका आंसर देना है, उसके बाद मैं अपना कंफ्यूजन दिखाऊंगा।
आप लोग फटाफट से 2 मिनट या 3 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूँ। 2 मिनट एंड 3 मिनट, 3 ही मिनट के अंदर आप अपना कंक्लूजन लिखो फटाफट से। उसके बाद मैं अपना कंक्लूजन दिखा रहा हूँ। ठीक है? जल्दी लिखो। इसको लिखो। ठीक है? उसके बाद डन। चलो एक बार फटाफट से फिर से एक बार रिवाइज करते हैं क्या पढ़ा अभी तक हम लोगों ने। हम लोग केस स्टडीज पढ़ रहे। पहला केस स्टडी ये है सेनदास वर्सेस रामचंद्र। किसका केस स्टडी पढ़ रहे हम लोग? सेनदास वर्सेस रामचंद्र का। क्या हुआ था सर? ये केस स्टडी, ये केस लॉ क्या कहता है? When there is a joint purchase by two purchasers and one of them is a minor, it was held by the court that vendor could enforce the contract against the major purchaser and not the minor. When there is a joint purchase by two purchasers and one of them is a minor, it was held by a court that vendor could enforce the contract against the major purchaser and not the minor. क्या है मतलब? फटाफट से ए और बी, ए और बी, ए माइनर है और बी जो है मेजर है। ए माइनर है और बी जो है वो मेजर है। ये दोनों आपस में मिलके ना क्या करने जाते हैं? कुछ मशीन खरीदने जाते हैं किसी दुकान पे। ठीक है? ए एंड बी जॉइंटली मिलके कुछ मशीन मशीन खरीदने जाते हैं, फिर तुम लोग कह लो कि लैपटॉप खरीदने जाते हैं किसी वेंडर के पास। ठीक है? अब उन्होंने ना उस वेंडर के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट किया, जब उन्होंने मशीन खरीदा या फिर एक सेलो कह लो कि लैपटॉप खरीदा, तो उन्होंने उधारी में खरीदा। किस में खरीदा? उधारी में खरीदा, क्रेडिट में खरीदा। 20 दिन के क्रेडिट पीरियड में उन्होंने खरीदा। 20 दिन बाद जब पेमेंट करने का टाइम आया ना, तो उन्होंने पेमेंट नहीं किया, पेमेंट में डिफ़ॉल्ट किया। अब जब पेमेंट को डिफ़ॉल्ट हो गया, तो भैया वो जो वेंडर है, उसको तो किसी के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा ना, किसी के ऊपर तो एक्शन लेना पड़ेगा। तो लॉ क्या कहता है? कोर्ट कहता है ना, जो वेंडर है, ये सिर्फ और सिर्फ मेजर परचेसर के ऊपर एनफोर्स कर सकता है, इनके मेजर परचेसर के ऊपर एक्शन ले सकता है, माइनर के ऊपर एक्शन नहीं ले सकता है। वही लिखा हुआ है। इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट वेंडर कुड एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द मेजर परचेसर ओनली एंड नॉट द माइनर। It was held by the court that vendor could enforce the contract against the major purchaser and not the minor. ठीक है? उसी का हमने क्वेश्चन लिखा है। ए एंड बी टुगेदर परचेस अ मशीन ऑन क्रेडिट फ्रॉम टी एंड ए को कंपनी। दे बोथ डिफॉल्टेड टू मेक पेमेंट ऑन ड्यू डेट। ए वाज ए माइनर, बी वाज ए मेजर। ए माइनर था, बी मेजर था। कैन टी एंड ए कंपनी रिकवर मनी फ्रॉम ए एंड बी इज द क्वेश्चन। क्या टी एंड ए कंपनी जो है, ये दोनों से पैसा रिकवर कर सकता है क्या? तो आंसर इज नो। ये जो टी एंड ए कंपनी है, ये सिर्फ और सिर्फ बी से पैसा रिकवर कर सकते हैं, ए से पैसा रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि केस लॉ ने क्या बोल दिया है? दैट दैट वेंडर कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द मेजर परचेसर ओनली एंड नॉट द माइनर। ठीक है? इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट से जो मैंने इधर लिखा हुआ है ना, ये सारा का सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये आप लोगों को अगर एग्जाम में आया, तो इन पॉइंट को तो आपको लिख के आना ही आना है। इन पॉइंट्स को तो आपको लिख के आना ही आना है। और आई होप कि ये सब आप लोगों का याद है। मैंने करवाया है इसको याद। अगर याद नहीं है तो एक बार रिवाइज करो, उसके बाद बिना देखे इसको लिखो, देख देख के मत लिखो। ठीक है? It was held by the court that vendor could enforce the contract against the major purchaser and not the minor. ये पहला केस स्टडी है। ये पहला वर्सेस दसरियन मोरजामल। ये तो हम लोगों ने पार्टनरशिप में कितने बार पढ़ा है कि कुछ व्यक्ति, कुछ लोग कहाँ पे जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं और अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम लोग क्या है ना, हम लोग पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर है। कुछ लोग पार्टनरशिप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग क्या है ना, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर है। हम लोग का जो एसोसिएशन है वो हमारा पार्टनरशिप फर्म है। ये लोग क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके कि हम लोगों ने जो बिजनेस किया है, हम लोगों का जो एसोसिएशन है ना, ये एक पार्टनरशिप फर्म है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जाके ऐसा बोलते हैं। अब हमें ना इसके फैक्ट के बारे में नहीं बताया है, हमें सिर्फ कंक्लूजन दिया है, तो हमें सिर्फ कंक्लूजन ही पढ़ना है। अब यहाँ पे फैक्ट नहीं बताया था कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया।
यहाँ पे बस इतना बताया है कि कुछ लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट पे और अपने आप को ये बता रहे थे कि हम लोग जो है ना पार्टनरशिप फर्म है, हम लोग पार्टनरशिप फर्म है, हम लोग पार्टनरशिप फर्म है, हम लोग पार्टनरशिप फर्म है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तुम नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तुम नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तुम नहीं हो। पार्टनरशिप फर्म फिर कह रहा है, ये जो लोग गए थे ये लोग फिर कहे नहीं हम लोग तो पार्टनरशिप फर्म है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनको थोड़ा सा ठंडा किया, शांत किया, पानी वानी पिलाया और उसके उसके बाद उसको बोला कि भाई रुक जा, 2 मिनट रुको, हम बताएंगे कि आप लोग क्यों पार्टनरशिप फर्म नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ना 4 कंक्लूजन बता दिया। कितने कंक्लूजन बता दिया? 4 कंक्लूजन बता दिया। पहला पॉइंट क्या बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि तुम लोगों के पास क्या मेंटेन नहीं है? टर्म्स एंड कंडीशंस का कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। हाँ हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन मतलब क्या? तुम लोगों ने ना आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया है। पहली बात, क्यों तुम लोग पार्टनरशिप फर्म नहीं हो? पहला पॉइंट उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि तुम्हारे पास कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस का रिकॉर्ड ही नहीं है। आप लोगों ने क्या मेंटेन नहीं किया है? टर्म्स एंड कंडीशंस का कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोला कि तुम लोगों ने ना पार्टनरशिप के नाम से कभी भी बैंक अकाउंट नहीं खोला था। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इन्होंने बोला बैंक अकाउंट तो ठीक है, तुम लोगों ने क्या भी नहीं किया है, पार्टनरशिप का जो बिजनेस है उसका अकाउंट मेंटेन नहीं किया। अकाउंट मतलब क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट भी तुम लोगों ने मेंटेन नहीं किया है। एक तो बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं किया है, दूसरा तुम लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी मेंटेन नहीं किया है। पार्टनरशिप फर्म ने एक बैंक अकाउंट को मेंटेन नहीं किया है, दूसरा दूसरा किसको मेंटेन नहीं किया है? दूसरा इन्होंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को भी मेंटेन नहीं किया। उसके बाद लास्ट में सुप्रीम कोर्ट बोलता है ये सब तीन चीज़ तो ठीक था, लेकिन अगर तुम लोग पार्टनरशिप सही में थे तो ठीक है, तुम रजिस्ट्रेशन तो नहीं करवाना चाहते, लेकिन कम से कम एक रिटन इंटीमेशन तुम डिप्टी डायरेक्टर को दे देते। नो रिटन इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ, रिटन इंटीमेशन वॉज कन्वे टू डिप्टी डायरेक्टर। इन लोगों ने क्या भी नहीं किया था। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे ये लोग, लेकिन कम से कम तुम लोग डिप्टी डायरेक्टर को बता तो देते, तो हम मानते कि तुम लोग हाँ पार्टनरशिप फर्म थे। तुम लोगों ने ये काम भी नहीं किया। तुम लोगों ने डिप्टी डायरेक्टर को इन्फॉर्म भी नहीं किया, रिटन इंटीमेशन भी नहीं दिया, तुमने बैंक अकाउंट भी मेंटेन नहीं किया, तुम लोगों ने पार्टनरशिप का जो बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको भी मेंटेन नहीं किया, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम लोगों ने कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंटेन नहीं किया है। पार्टनरशिप में आने के लिए ना मुझे एक बात बताओ, क्या होना ज़रूरी है? एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है क्या? है ना? एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। इन लोगों ने आपस में एग्रीमेंट किया है क्या? आंसर इज़ नो। टर्म्स एंड कंडीशंस मतलब क्या? इन्होंने आपस में एग्रीमेंट ही मेंटेन नहीं किया था। उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। एग्रीमेंट का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशंस का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। बैंक अकाउंट भी मेंटेन नहीं किया है, पार्टनरशिप ने बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन नहीं किया है, और सबसे आखिरी बात तो ये है कि हाँ सब छोड़ो, ठीक है, ये 3 चीज़ तो हम मान भी लेंगे। अगर तुम लोग सही में पार्टनरशिप फर्म थे ना तो कम से कम डिप्टी डायरेक्टर को इंटीमेशन तो दे देते। तुम लोगों ने ये भी नहीं किया, इसलिए तुम लोग क्या नहीं हो? पार्टनरशिप फर्म नहीं हो। ठीक है, फटाफट से याद करते हैं। पार्टीज ने क्या मेंटेन नहीं किया था? टर्म्स एंड कंडीशंस के रिकॉर्ड्स को रिटेन नहीं किया था अपने पास, बैंक अकाउंट ओपन नहीं किया था, तीसरा पॉइंट उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं किया था, और फोर्थ पॉइंट क्या था? नो रिटन इंटीमेशन वाज कन्वे टू डिप्टी डायरेक्टर। कोई भी रिटन इंटीमेशन इन्होंने किसको नहीं दिया था? डिप्टी डायरेक्टर को नहीं दिया था। उसके बाद नेक्स्ट, आहा, क्या बढ़िया केस स्टडी है ना, मैक्यूरा वर्सेस नॉर्थन एश्योरेंस। हाँ हाँ, सुना सुना सा लग रहा होगा फिर, कुछ लोगों को सुना सुना सा लग रहा होगा, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं कि क्या है ये मैक्यूरा वर्सेस नॉर्थन एश्योरेंस। क्या हुआ था सुनो। पहले ना इसकी कहानी बता देता हूँ, उसके बाद इसकी की टेक अवेज पे आते कि यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है। मैंने ये पॉइंट्स भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेक अवे क्या है इस वाले जो केस स्टडी से। टेक अवे क्या है? मैं टेक अवे मतलब क्या कि यहाँ से सीखने को क्या क्या मिलता है। उसके बाद से फिर हम आखिरी केस स्टडी पे जाएंगे। उसके बाद आज के सेशन हम उसको क्या करेंगे? डन करें। ठीक है, 5 ही केस स्टडी थे, ज़्यादा नहीं थे। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी शेयर करूंगा थोड़ी देर में। ठीक है ना? अब आते हैं इस पे, मैक्यूरा वर्सेस नॉर्थन एश्योरेंस। मैक्यूरा वर्सेस नॉर्थन एश्योरेंस, यहाँ पे क्या हुआ था ना, सुनो। एक व्यक्ति ने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया। हाँ, एक व्यक्ति ने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया, उसका नाम मैक्यूरा करके कुछ था। उसने क्या किया ना, कंपनी इनकॉर्पोरेट किया। कंपनी जो है टिम्बर का बिजनेस करता है। टिम्बर मतलब क्या? मेरे हिसाब से लकड़ी होगा। तो कंपनी किसका बिजनेस करता था? टिम्बर का बिजनेस करता था। ठीक है, मैक्यूरा ने क्या किया? इंश्योर्ड द कंपनीज प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। हाँ हाँ, मैक्यूरा कितना चालाक आदमी है ना। मैक्यूरा ने क्या किया? कंपनी के नाम, प्रॉपर्टी किसका है?
जो टिम्बर है ना, सारे का सारा टिम्बर कंपनी बनने के बाद टिम्बर किसका हो जाएगा, कंपनी का हो जाएगा ना। ये प्रॉपर्टी किसका है बेटा जी, कंपनी का है। ये सारा का सारा प्रॉपर्टी किसका है, कंपनी का है। मैक्यूरा ने क्या किया ना, मैक्यूरा ने क्या कर दिया, उसने कंपनी के नाम से इंश्योरेंस नहीं लिया। मैक्यूरा ने ना कंपनी के नाम से इंश्योरेंस नहीं लिया। मैक्यूरा ने क्या किया, मैक्यूरा ने अपने नाम से इंश्योरेंस ले लिया। ये कंपनी का टिम्बर, कंपनी में जितने भी टिम्बर लकड़ी पड़े हुए थे ना, इन लकड़ी का इसने इंश्योरेंस लिया। इसको कंपनी के नाम से लेना था, इसने क्या किया ना, इसने अपने नाम से, इसने क्या कर दिया, अपने नंबर से अपने नाम से ले लिया। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद टिम्बर जो है ना, पूरा टिम्बर में आग लग गया, पूरा लकड़ी में आग लग गया और टिम्बर खत्म हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी हैज नॉट पेड एनी अमाउंट टू, टिम्बर नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनी हैज नॉट पेड एनी अमाउंट टू मैक्यूरा होगा, ठीक है ना। मैक्यूरा करके है, इंश्योरेंस कंपनी हैज नॉट पेड एनी अमाउंट टू दैट, मैक्यूरा को क्या नहीं किया उसने, एक भी पैसा पे नहीं किया। मैक्यूरा इतना चालाक आदमी है ना, मैक्यूरा क्या किया, जैसे आग लग गया तो ये चला गया इंश्योरेंस कंपनी पर, बोलने लगा कि भैया क्लेम दो क्लेम दो क्लेम दो क्लेम दो, पैसा दो भाई, आग लग गया है, पूरा पूरा का पूरा आग लग गया है, पूरा पैसे दो पैसे दो। फिर इंश्योरेंस कंपनी ने इसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया। ये व्यक्ति कोर्ट चला गया। ये व्यक्ति कहाँ पे चला गया, कोर्ट चला गया। ये व्यक्ति कहाँ पे चला गया, कोर्ट चला गया। अब कोर्ट ने देखो क्या बोला, इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लाइबल टू शेयर होल्डर बिकॉज मेंबर डज नॉट हैव एनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द कंपनीज प्रॉपर्टी। अरे भाई कंपनी का प्रॉपर्टी है ना, तो कंपनी इंश्योरेंस करवाएगा। कंपनी का प्रॉपर्टी है, कंपनी अपने नाम पे इंश्योरेंस करवाएगा। और अगर कुछ डैमेजेस हो जाता है तो कंपनी आएगा ना क्लेम करने के लिए। कंपनी का प्रॉपर्टी है क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे ही कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाता है, कंपनी का प्रॉपर्टी वो कंपनी का हो जाता है। भले ही एक शेयर होल्डर ने पूरा का पूरा पैसे दिया हो, उसी पैसे से कंपनी ने एसेट्स खरीदा हो। आज मैंने एक कंपनी को 100 रुपीज दे दिया और उस कंपनी ने उस 100 रुपीज से एक एसेट्स खरीदा, ठीक है। भले ही कंपनी ने मेरे पैसे से खरीदा होगा, बट कंपनी ने अपने नाम पे खरीदा है ना, तो फिर वो किसका एसेट हो जाएगा, वो कंपनी का खुद का एसेट हो जाएगा। उस एसेट में मेरा कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होगा। मतलब कल जाके अगर वो एसेट डैमेज हो जाता है, कल जाके अगर वो एसेट डैमेज हो जाता है ना, देन ऐसे सिचुएशन पे ना मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकता हूँ। शेयर होल्डर जाके इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकता है। कंपनी को खुद जाना पड़ेगा इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए। यहाँ पे मैक्यूरा ने बहुत दिमाग लगाया, उसने अपने नाम से क्या कर दिया, इंश्योरेंस ले लिया। देखो किसको इंश्योरेंस लेना था, कंपनी का प्रॉपर्टी था तो कंपनी को खुद को इंश्योरेंस लेना था ना। कंपनी के नाम से इंश्योरेंस नहीं लिया, मैक्यूरा ने अपने नाम से इंश्योरेंस, ठीक है। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने उसके क्लेम को खत्म कर दिया। ये कोर्ट चला गया। कोर्ट ने क्या बोला, इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लाइबल टू शेयर होल्डर बिकॉज मेंबर डू नॉट हैव एनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द कंपनीज प्रॉपर्टी। कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि भैया कंपनी का जो प्रॉपर्टी है ना, उस कंपनी के प्रॉपर्टी में कंपनी खुद इंश्योरेंस करवाएगा और इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए भी कंपनी ही खुद जाएगा। कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। कंपनी का शेयर होल्डर इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकता है। कंपनी का जो शेयर होल्डर है ना, वो क्या नहीं कर सकता है, कंपनी के प्रॉपर्टी में इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है ना, दूसरा क्या लिखा हुआ है देखो, द टिम्बर वॉज नॉट इंश्योर्ड इन द कंपनीज नेम। दूसरा कोर्ट ने बोल दिया कि भाई देखो, दूसरा पॉइंट ये है ना, मैक्यूरिया दूसरा गलती तुमने क्या किया है, दूसरा गलती तुमने ये किया है कि जो टिम्बर है, जो कंपनी का प्रॉपर्टी, ये कंपनी के नाम से इंश्योरेंस होना चाहिए था, तुमने अपने नाम से इंश्योरेंस किया। इसीलिए दूसरा गलती तुमने ये किया, इसलिए तुमको क्या नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलेगा। तीसरा, एम कैनॉट क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। हाँ, एम क्या नहीं कर सकता है, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कंपनसेट नहीं कर सकता है। ये केस स्टडी का पॉइंट था, ठीक है ना। अब इससे हमें सीखने क्या मिलता है, इससे हमारे जीवन में क्या काम आएगा। हमें सीखने को मिलता है हमें सीखने को मिलता है चार बातें। हमें कितनी बातें सीखने को मिलता है, चार बातें सीखने को मिलता है। पहली बात तो क्या, कंपनीज प्रॉपर्टी शुड बी इंश्योर्ड इन द कंपनीज नेम। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये है, जो कंपनी का प्रॉपर्टी है ना, वो कंपनी के नाम पे ही इंश्योर्ड होना चाहिए। मतलब आज अगर कंपनी को किसी अपने प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस करवाना है ना, तो कंपनी के नाम पे ही इंश्योरेंस करवाना है। शेयर होल्डर
कंपनीज के प्रॉपर्टी पे अपने नाम पे क्या नहीं करवा सकता, इंश्योरेंस नहीं करवा सकता। तो कंपनी प्रॉपर्टी शुड बी इंश्योर्ड इन द कंपनीज नेम। पहला पॉइंट, पहला टेक अवे। दूसरा टेक अवे क्या है ना, कंपनीज प्रॉपर्टी शुड नॉट बी इंश्योर्ड बाय शेयर होल्डर इन हिज वन नेम। दूसरा टेक अवे क्या बोला हम लोगों ने, कंपनी का प्रॉपर्टी जो है उसमें शेयर होल्डर अपने नाम से क्या नहीं करवाएगा, इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस नहीं करवाएगा। कंपनीज के प्रॉपर्टी में शेयर होल्डर अपने नाम से इंश्योरेंस नहीं करवाएगा, ये दूसरा टेक अवे। तीसरा, वो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है, शेयर होल्डर हैज नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द कंपनीज प्रॉपर्टी। कंपनीज के प्रॉपर्टी में उसका कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कंपनीज प्रॉपर्टीज इन कंपनीज प्रॉपर्टी एंड नॉट ऑफ द शेयर होल्डर। कंपनी का प्रॉपर्टी किसका प्रॉपर्टी है भाई, कंपनी का खुद का प्रॉपर्टी है, एंड नॉट ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर हैज नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द कंपनीज प्रॉपर्टी का मतलब क्या है ना, ये थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, एग्जाम्पल सुनो। एक कंपनी है, कंपनी का प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में आग लग गया, ठीक है। कंपनी ने ना अपने नाम से ही इंश्योरेंस करवाया था। कंपनी है, कंपनी के पास एसेट था, कंपनी ने उस एसेट्स को अपने नाम पे ही क्या करवाया था, इंश्योरेंस करवाया था। कल उस एसेट में आग लग जाता है, कल उस एसेट में क्या हो जाता है, आग लग जाता है। अब आग लगने के बाद ना ये जो कंपनी का शेयर होल्डर है ना, ये इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके क्लेम नहीं मांग सकता है। ये ऐसा नहीं बोलेगा, ये ऐसा नहीं बोल सकता है कि जो कंपनी ने एसेट खरीदा था ना, वो जो एसेट जल गया था ना, वो मेरे ही पैसे से खरीदा था, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी आप मुझे क्लेम दे दो। ऐसा शेयर होल्डर इंश्योरेंस कंपनी के साथ जाके क्लेम नहीं कर सकता है। मतलब अगर कंपनी ने अपने एसेट्स को इंश्योरेंस करवाया है, अगर आप कंपनी ने अपने एसेट्स के ऊपर कोई इंश्योरेंस करवाया है ना, तो उसको क्लेम करने के लिए भी कंपनी खुद ही जाएगा, कंपनी को खुद ही जाना पड़ेगा। शेयर होल्डर को कोई भी, शेयर होल्डर का कोई भी क्या नहीं है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं। तो इस केस स्टडी से ना हमें 4 पॉइंट सीखने को मिलता है, 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है, कंपनीज प्रॉपर्टी शुड बी इंश्योर्ड इन द कंपनीज नेम। वह जो कंपनी का प्रॉपर्टी है ना, वो जो इंश्योरेंस होगा, इंश्योर्ड होगा, वो कंपनी के नाम पे ही होना चाहिए, शेयर होल्डर्स के नाम पे नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है, कंपनीज प्रॉपर्टी शुड नॉट बी इंश्योर्ड बाय शेयर होल्डर इन हिज ओन नेम। शेयर होल्डर को अपने नाम से इंश्योर्ड नहीं करवाना है, शेयर होल्डर के पास कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता है, और कंपनी का जो प्रॉपर्टी होता है वो कंपनी का ही प्रॉपर्टी होता है, शेयर होल्डर्स का प्रॉपर्टी नहीं होता है। ये 4 की टेक अवेज, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आखिरी केस स्टडी पे। कितना इजी है ये तो तुम लोगों को पता ही होगा। हाँ हाँ, एंट्री दी एसएससी एंड कंपनी सेम पोजीशंस, है ना। नहीं है तो फिर से एक बार बता देते हैं, नहीं है तो फिर से एक बार बता देते हैं क्या हुआ था सर। देखो, सबसे पहले तो मैंने की टेक अवे लिखा, कोर्ट ने क्या बोला है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल आप सबको मेरे हिसाब से याद होगा। देखो, कॉर्पोरेट विल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉर्पोरेट विल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि मेंबर और कंपनी ये दोनों क्या है, अलग अलग व्यक्ति है। कंपनी और कंपनी का मेंबर जो है ना, वो दोनों अलग अलग व्यक्ति है। कंपनी कुछ भी डिफॉल्ट करता है, कंपनी कुछ भी लाइबिलिटीज लेता है, इस डिफॉल्ट के लिए, इस लाइबिलिटी के लिए कोई भी शेयर होल्डर लाइबल नहीं होगा। ये कौन बोलता था, कॉर्पोरेट विल बोलता था। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ये पढ़ा था, लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट विल। कोर्ट कभी कभी कोर्ट कभी कभी क्या कर सकता है ना, कोर्ट कभी कभी ट्रू ओनर को जानने के लिए, भैया कंपनी में अगर फ्रॉड चल रहा है ना, कंपनी अगर टैक्स चोरी करने के लिए बन रहा है ना, ऐसे सिचुएशन में कोर्ट कभी कभी क्या कर सकता है ना, इस कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर सकता है। कॉर्पोरेट विल का जो कॉन्सेप्ट है इसको लिफ्ट कर देगा और देखेगा कि भैया इस फ्रॉड के पीछे कौन व्यक्ति है, जो टैक्स चोरी करवाने के पीछे कौन व्यक्ति है ना। और उसके बाद कोर्ट क्या करेगा, कंपनी को और कंपनी के मेंबर को सेम परसेंट ट्रीट करेगा। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में ना सिंपल एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट में सिंपल एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो कोर्ट है ना, कंपनी को और कंपनी के मेंबर को सेम परसेंट ट्रीट करेगा। सुनो, अब यहाँ पे क्या हुआ था, इस वाले केस स्टडी में क्या हुआ था, क्या लिखा हुआ है, कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है, सुनो। इफ द कॉर्पोरेट एंटिटी इज यूज टू इवेड टैक्स, इफ द कॉर्पोरेट एंटिटी इज यूज टू इवेड टैक्स, द कोर्ट कैन लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल एंड ट्रीट द शेयर होल्डर्स एंड द कंपनी द सेम। अगर कोई व्यक्ति टैक्स चोरी करने के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है, कोई व्यक्ति टैक्स चोरी करने के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है, देन ऐसे सिचुएशन पे ना कोर्ट जो है ना कंपनी और कंपनी के मेंबर को अलग अलग पर्सन नहीं ट्रीट करेगा। कोर्ट ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा, कंपनी और कंपनी के मेंबर को सेम पर्सन ट्रीट करेगा।
बस इसका जो जजमेंट है ना ये इतना ही है। इफ द कॉर्पोरेट एंटिटी इज यूज टू इवेट टैक्स, द कोर्ट कैन लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल एंड ट्रीट द शेयरहोल्डर्स एंड द कंपनी दी सेम। इवेट टैक्स मतलब क्या? टैक्स चोरी करने के लिए अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है ना, देन ऐसे सिचुएशन पे जो कंपनी का मेंबर है, जो कंपनी का मेंबर है और जो कंपनी है, इन दोनों को हम सेम परसेंट ट्रीट करेंगे। केस स्टडी क्या हुआ था? एक एसएससी था। एसएससी मतलब पता है ना, जो व्यक्ति इनकम टैक्स पे करता है उसको हम एसएससी बोलते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या था ना, उसके पास इनकम आया था डिविडेंड के रूप में और इंटरेस्ट के रूप में, उसके पास इनकम आया था। अब इनकम की अच्छी बात ये है, अगर आपके पास ज़्यादा इनकम है तो भी सिर दर्द, आपको क्या करना पड़ेगा? इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन में ना बहुत कम पैसा कमाओ, बहुत ज़्यादा पैसा कम कमाओ, बहुत कम पैसा कमाओ, इसलिए ताकि आप लोगों को क्या देना ना पड़े? टैक्स देना ना पड़े, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया, एसएससी को बहुत सारा इनकम मिलता था, एसएससी को बहुत सारा इनकम मिलता था किसके रूप में? डिविडेंड के और इंटरेस्ट के रूप में। एसएससी को बहुत सारा इनकम मिलता था किसके रूप में? डिविडेंड के और इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है। अब इस एसएससी ने क्या किया ना, इस एसएससी ने क्या किया, वो जो इनकम उसके पास आता था, उन उस इनकम से उसने बहुत सारा कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दिया और सारा पैसा कंपनी को दे दिया और कंपनी का शेयर्स खरीद लिया। उसके बाद उसने क्या किया, कंपनी के पास पैसा चला गया, उसका पैसा सारा किसके पास चला गया? कंपनी के पास चला गया। अब उसने फिर से दिमाग लगाया और क्या किया, फिर से उस कंपनी से उसने लोन ले लिया। ये कहानी हुआ था। फिर कोर्ट ने देखा कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, पैसे रिसीव कर रहा है, इनकम रिसीव कर रहा है, फिर उसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके कंपनी का शेयर्स खरीद रहा है, फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर कंपनी से लोन ले रहा है। क्या कर क्या रहा है, करना क्या चाह रहा है ये इंसान? फिर कोर्ट ने जाके देखा अच्छे से कि हे भाई साहब ये है हो क्या रहा है। फिर जब उसने देखा कि वो तो हैरान हो गया कोर्ट, ये तो देख रहा है कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, टैक्स चोरी करने के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए क्या कर रहा है, कंपनी का इस्तेमाल कर रहा है, टैक्स चोरी करने के लिए क्या कर रहा है, कंपनी का इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे में कोर्ट ने क्या बोला, है सुनो, व्यक्ति जो भी व्यक्ति हो तुम जो टैक्स चोरी करने के लिए जो कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो ना, ये तुम गलत कर रहे हो, ठीक है ना। इसलिए अब नॉर्मली कंपनी और कंपनी के मेंबर को हम अलग अलग मानते, लेकिन इस सिचुएशन पे जहाँ पे तुम टैक्स चोरी करने के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो ना, ऐसे सिचुएशन पे हम कंपनी को और कंपनी के पर्सन यानी कि कंपनी का जो मेंबर है उनको हम सेम परसेंट ट्रीट करेंगे। और ये जो तुम्हारा इनकम है, ये जो तुम्हारा इनकम है, जिस इनकम से तुमने कंपनी से शेयर्स खरीदा था, फिर से कंपनी से लोन लिया था, ये तुम लोग हेरा-फेरी कर रहे हो ना, इस इनकम पे ऑब्वियसली क्या लगेगा? टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। ये पूरा कहानी यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है ना? लेकिन हमें इतना कहानी में भसड़ नहीं मचाना है। हाँ, नहीं मचाना है, इतना भसड़ नहीं मचाना है। सर जब क्वेश्चंस आएगा एग्ज़ाम में तो लिखना क्या है? मैंने ऑलरेडी एक बार क्लास में बताया था। ये जो फैक्ट ऑफ द केस है, ये जो फैक्ट ऑफ द केस है, ये तो आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा ना। ये जो रहेगा ना, ये आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा। ये आपको क्वेश्चंस में ऑलरेडी है, वहाँ पे क्वेश्चंस में लिखा हुआ आएगा। आपको लिखना क्या है? आपको सबसे पहले तो ये लिखना है। आपको सबसे पहले तो ये ऊपर का नाम अगर आपको याद है, तो आपको नाम लिखना है। उसके बाद ये जजमेंट लिखना है, ठीक है? उस जजमेंट के बाद आपको यहाँ पे लिखना है ना? Court can lift the corporate will to decide the true owner and treat the SSC and company the same person। आपको ये लिखना है, ठीक है। सर अगर हमें केस स्टडी का नाम याद नहीं आया, वैसे मैंने याद करवाया है, अगर नहीं याद आता है तो आपको क्या लिखना है? क्या सिखाया था मैंने? क्या सिखाया क्या था? इट वॉज हेल्ड इन द रिलेवेंट केस लॉ, इट वॉज हेल्ड इन दी रिलेवेंट केस लॉ। अगर नाम याद आ रहा है तो ठीक है, अगर नाम याद नहीं आ रहा है तो आपको क्या लिखना हुआ है? आपको क्या लिखना है? इट वॉज हेल्ड इन द रिलेवेंट केस लॉ, if the corporate entities used to evade tax, the court can leave the corporate will and treat the shareholder and the company the same। ये लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट इधर जाना है और लिखना है कोर्ट विल लीव द कॉर्पोरेट विल टू डिसाइड द ट्रू ओनर एंड ट्रीट द एसएससी एंड कंपनी द सेम पर्सन। हम लोगों ने एक इसके अंदर का क्वेश्चन ऑलरेडी लगाया है, जाके तुरंत से एक बार उसको रिवाइज करो, ठीक है। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है ना। इस वाले केस स्टडी में
मैं फिर से एक बार आता हूँ। कौन से वाला केस स्टडी में सर? इस वाले केस स्टडी में। ठीक है, ये जो केस स्टडी हम लोगों ने पढ़ा अभी, फाइंडर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। जिसका हो गया है वो जा सकता है, जिसका नहीं हुआ है वो वेट कर सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स पढ़ के वो जा सकता है। ठीक है, द फाइंडर ऑफ गुड्स हैज 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फाइंडर ऑफ गुड्स के पास कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा जी? 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? टू टेक द प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नो राइट टू अप्रोप्रिएट द गुड्स। और तीसरा, टू रिस्टोर द गुड्स इफ द ओनर इज फाउंड। उस व्यक्ति को ना किसी दूसरे व्यक्ति का गुड्स मिल जाता है, ठीक है ना? से फॉर एग्जांपल मेरा मेरा कोई एसेट्स, मेरा कोई फ़ोन खो जाता है और ये क्रिस के पास चला जाता है। किसके पास चला जाता है फ़ोन? क्रिस के पास चला जाता है। क्रिस को ना मेरा फ़ोन मिल गया। अब क्रिस के ऊपर है, क्रिस के ऊपर लॉ ने 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दिया है। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्या भाई? क्रिस को प्रॉपर्ली केयर करना है उस गुड्स को। हाँ, प्रॉपर्ली केयर करना है। दूसरा, उस गुड्स को वो यूज़ नहीं कर सकता है। नो राइट टू एप्रोप्रिएट द गुड्स। उस गुड्स को वो क्या नहीं कर सकता है? यूज़ नहीं कर सकता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, जैसे ही उसको ट्रू ओनर मिल जाए, जैसे ही उसको ट्रू ओनर मिल जाए, उस गुड्स को क्या कर देना है? उसको वापस कर देना है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट हम लोग यहाँ पे आते हैं। सेकंड पॉइंट हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? दो। जीने के लिए 4 दिन, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कितने हैं? दो है। ठीक है ना? तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या था? ये क्रिस जो है ना, ये मेरे को ढूंढते ढूंढते आया लक्ष्मी नगर तक, और इसको ना मेरे को ढूंढने में 500 रुपये का खर्चा हुआ। कितने रुपए का खर्चा हुआ बेटा? 500 रुपीज़ का खर्चा हुआ। अब उसने बोला कि सर, आपको ढूंढने के लिए 500 रुपये का खर्चा हुआ, खर्चा पे करो, खर्चा पे करो तभी मैं गुड्स दूंगा। मैंने कहा खर्चा क्यों दूं भाई? मैंने कहा खर्चा क्यों दूंगा? मैं खर्चा पे नहीं करूंगा, तो मेरे को गुड्स वापस दे। अब कहानी ये आता है, जो क्रिस है ना, इसके पास कितने राइट्स है? तो लॉ ने क्या कहा है, जब तक ये विक्रम शर्मा तुमको 500 रुपीज़ पे नहीं करता है ना, तुम ये जो गुड्स है उसको अपने पास रिटेन करके रख सकते हो। रिटेन करने का तुम्हारे पास फुल राइट है। क्या करके रख सकते हो? रिटेन करके अपने पास जब्त रख सकते हो। रिटेन करके रखने का फुल राइट है तुम्हारे पास। लेकिन अगर ये व्यक्ति तुमको ये 500 रुपीज़ पे नहीं करता है, कंपनसेशन तुमको अगर नहीं देता है ना, तो इस कंपनसेशन के लिए, जो कंपनसेशन तुम मांग रहे हो 500 रुपीज़, इसके लिए तुम इसके अगेंस्ट स्यू फाइल नहीं कर सकते। इसके अगेंस्ट तुम केस फाइल नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम गुड्स को रिटेन करके रख सकते हो। कब तक गुड्स को रिटेन करके रख सकते हो? जब तक वो व्यक्ति तुमको पैसे नहीं देता है, कंपनसेशन नहीं देता है, तब तक इस गुड्स को तुम रिटेन करके रख सकते हो। ये दूसरा पॉइंट है। अब आता है केस स्टडी वाले पॉइंट पे। केस स्टडी वाला पॉइंट क्या कहता है ना, जो फाइंडर है, जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट ऑफ गुड्स है ना, उस व्यक्ति को ना हम, उससे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल रुको, बस छोटा सा पॉइंट है इसमें, ठीक है ना? एक सेकेंड। ये जो क्रीज है, जो क्रीज है, जिसको मेरा गुड्स मिला है, वो एक्चुअल ओनर है क्या? आंसर इज नो। वो एक्चुअल ओनर नहीं है। इसका एक्चुअल ओनर कौन है? उसका एक्चुअल ओनर कौन है? विक्रम शर्मा है। इसका एक्चुअल ओनर कौन है भाई? विक्रम शर्मा है। लेकिन लॉ ने क्या कहा है ना, इधर बहुत सारे लोग बैठे हुए, इधर बहुत सारे लोग बैठे हुए, इन सारे बहुत सारे लोग बैठे हुए। लॉ कहता है ना, जो गुड्स मिला है, जो गुड्स मिला है क्रिस को, जो गुड्स मिला है ना, ये ही इज एन डीम्ड ओनर फॉर ऑल दिस पीपल। इन सब के लिए ना, इन सब के लिए, इन सब के लिए ये व्यक्ति क्या है ना, इन सब के लिए व्यक्ति क्या है? ओनर है। इन सब के लिए इस व्यक्ति, ये व्यक्ति जो है ना, वो डीम्ड ओनर है, एक्सेप्ट दी ट्रू ओनर। ट्रू ओनर के अगेंस्ट में ये व्यक्ति क्या नहीं है? इस गुड्स का ओनर नहीं है। ये फर्स्ट पॉइंट है। जो फाइंडर ऑफ गुड्स है ना, पूरा थर्ड पार्टी का, पूरा दुनिया के लिए वो क्या है? दुनिया के अगेंस्ट में, दुनिया के लिए वो क्या है? ओनर है। उस गुड्स का क्या है? ओनर है, डीम्ड ओनर है, अगेंस्ट दी ट्रू ओनर। बट सिर्फ ट्रू ओनर के अगेंस्ट वो क्या नहीं है? उस गुड्स का ओनर नहीं है। ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है ना, क्योंकि भाई ये गुड्स का ओनर है, और अगर ये क्रिस, अगर ये क्रिस इस गुड्स को किसी थर्ड पार्टी को रखने के लिए देता है, किसी थर्ड पार्टी को रखने के लिए देता है, भाई क्रिस अभी भी तो ओनर ही है ना। क्रिस ने इस गुड्स को किसी थर्ड पार्टी को रखने दिया, किसको कहीं जाना था, तो उसने इस गुड्स को किसी थर्ड पार्टी को रखने दिया। ठीक है, जैसे ही इस थर्ड पार्टी को उसने रखने दिया ना,
तो ये जो थर्ड पार्टी ना ऐसा नहीं बोल सकता है क्रिस को, ये गुड्स जो तुमको मिला है ये तो तुमको मतलब तो दूसरे का गुड्स है, तो तुम इसका ओनर नहीं है, तुम इसका ओनर नहीं है, ऐसा थर्ड पार्टी नहीं बोल सकता है। ऐसा कौन नहीं बोल सकता है, कोई थर्ड पार्टी नहीं बोल सकता है। मतलब क्रिस क्या है ना, इस गुड्स के लिए ओनर है थर्ड पार्टी के लिए। तो अगर क्रिस इस थर्ड पार्टी को गुड्स रखने के लिए देता है, देन लॉ कहता है कि जो थर्ड पार्टी है ना, इसको क्या करना है, जैसे ही क्रिस इस गुड्स को मांगेगा, देन इट्स अ ड्यूटी ऑफ थर्ड पार्टी टू रिटर्न द गुड्स टू द फाइंडर ऑफ लॉस्ट ऑफ गुड्स, बिकॉज ही इज द डीम्ड ओनर ऑफ द गुड्स अगेंस्ट द वर्ल्ड। तो इस वाले केस स्टडी में यही हुआ था। इस वाले केस स्टडी में क्या हुआ था, अब सुनो। इस वाले केस स्टडी में क्या है, इस वाले केस स्टडी में वही हुआ था। एक सेकेंड ना, में क्या हुआ था ना, इस वाले केस स्टडी में क्या हुआ था दास दास को एक किसी दूसरे व्यक्ति का गुड्स मिला था, किसी एक कस्टमर का गुड्स मिला था। उस दास ही कुड नॉट फाइंड द ट्रू ओनर, सो ही हैंडेड ओवर द सेम टू हिज फ्रेंड। किसी थर्ड पार्टी को उसने क्या कर दिया, उसको रखने के लिए दे दिया, ठीक है, टू कीप इट इन सेफ कस्टडी फॉर 10 days। आफ्टर 10 days व्हेन ही वेंट टू हिज फ्रेंड, जब ये इस फ्रेंड के पास चला गया टू टेक एंड टू रिसीव द वॉलेट बैक, हिज फ्रेंड refused to give him the wallet। Whether Das has the right to receive the wallet back, give your answer। हमें कंफ्यूजन में लिखना है यस, दास जो है ना वो क्या है, डीम्ड ओनर है, किसके लिए, अगेंस्ट दी वर्ल्ड के लिए, मतलब फ्रेंड के लिए, फ्रेंड के अगेंस्ट वो क्या है, उस गुड्स का ओनर है। इसीलिए वो जो गुड्स उसने जो फ्रेंड को रखने के लिए दिया था, वो गुड्स वो क्या कर सकता है, अपने फ्रेंड से वापस ले सकता है। द फ्रेंड मस्ट रिटर्न द वॉलेट टू दी दस, as thus being the finder of lost goods can retain the goods found against everybody except the true owner। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप लिखोगे ना, तो आपको लिखना है फाइंडर ऑफ लॉस्ट ऑफ गुड इज एन डीम्ड ओनर अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। ऐसा करके आप लिख सकते हो, therefore thus can recover the wallet from his friend। खत्म, इतना ही है इस कहानी का पॉइंट।